हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। हम लोग बैंकिंग के टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले थे। बैंकिंग का पहला क्लास है ये आप लोगों का। ठीक है, इसके पहले हम लोग बैंकिंग में क्या कवर करने वाले हैं, हमारे क्या अदर कोर्सेज हैं, वो मैं पहले भी आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नया डिफाइन नहीं करूंगा। यहाँ पे केवल बैंकिंग के बारे में बात होगी, क्योंकि हमारा जो एक नया टॉपिक शुरू हो गया है। मैंने एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो बैंकिंग के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारा पहला सेशन होगा बैंकिंग का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बैंकिंग होती क्या है। ठीक है, और आने वाले सेशंस में थोड़ा सा बस यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम लोग स्लाइड के हिसाब से चलेंगे और बहुत धीरे रहेंगे। हम लोग थोड़ा सा कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको बहुत स्लो स्लो करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए, और फिर धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा तब हम चीजों में थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे और थोड़ा सा फास्ट मूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सारी सभी चीजों को कवर अप कर पाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज बैंकिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उन्हें भी आप शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लासेस की वो रेगुलरली आप लोगों को अपडेट होती रहे। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग पे। ये आप लोगों के सामने रहा डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग का स्लाइड। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग: बैंकिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफगार्डिंग मनी ओन्ड बाई other individuals and entities and lending out this money in order to earn a profit। देखिए, बैंकिंग की जो एक्टिविटी होती है क्या होती है, मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सिंपल वे में। आप लोग अपने पास कैश पैसा रखते हो, ठीक है। एग्जांपल, कैश पैसा आप अपने पास कितना रख सकते हो? 20,000, 30,000 रुपए, ठीक है। फिर उससे ज्यादा कितना आप रखना चाहोगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज। इसके बाद आप लोगों को डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? कि कहीं वो पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। ठीक है, और वो और क्या आप लोगों को डाउट होने लगता है कि कहीं डिमोनेटाइजेशन जैसी एक्टिविटी फिर से हो गई, जिससे रातों रात होने की वजह से बस एक पर्सन आया, उन्होंने बोला मित्रों, उसके बाद आधे लोगों की जान तो वैसे भी सूख गई। ठीक है, तो ऐसी ट्रेजिडी हो गई। तो ऐसे कंडीशंस में भी अगर आपने कैश रखा तो उसमें भी दिक्कत होगी। अगर बैंक में है तो काफी अच्छी बात है। तो ये सारी जो बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी, इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग अपना वो सारा पैसा, जब बहुत सारा पैसा आपके पास हो गया तो उसको सुरक्षित कहाँ रखोगे? उसको एक ऐसे प्लेस पे सुरक्षित रखोगे, स्मार्टली एक ऐसे प्लेस पे आप उसे सेव करके रखते हो। वो प्लेस क्या होता है? वो प्लेस होता है आपका बैंक। ठीक है, और बैंक जो होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बैंक क्या होता है? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो क्या करता है, वो आप जैसे लोगों से पैसा डिपॉजिट कराता है, और वही पैसा किसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, और जो उसके पैसों के नीडी हैं, उन लोगों को वो लोन के रूप में बांट देता है। इससे क्या करता है, आप जिनको भी वो लोन के रूप में पैसा बांटता है, उनसे वो ब्याज कलेक्ट करता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। उनसे वो ब्याज कलेक्ट करता है, और आप लोगों को, अगर आपका सेविंग अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, तो उसी ब्याज के पैसे से आप लोगों का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको डिपॉजिट करने पे आपको पे करता है। तो यही एक्टिविटी करता है आपका बैंक। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि बैंक कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। आपके पैसे को सेव करके अपने पास एक्सेप्ट करता है, और उसी पैसे को बड़ी बड़ी एंटिटीज को, या जो भी नीडी हैं उस लोन के, उनको वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है। ये सारी एक्टिविटीज बैंक करता है। ठीक है, और इसी पूरी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग बैंकिंग के। अब देखिए, एक्टिविटीज कवर्ड बाय द बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग सर्विस इंक्लूड। ये ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा ये, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो आप सभी लोगों को पता होगा। बैंकिंग कौन कौन सी एक्टिविटी देता है या कौन कौन सी सर्विसेज देता है? आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। ठीक है, आपकी अगर इनकम ठीक ठाक है, इनकम अच्छी है, आप एलिजिबल हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। इन सभी चीजों को मैं आप लोगों को डिटेल में, जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है, अभी आपको एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेबिट कार्ड मतलब जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में हो उतना पैसा निकालने के लिए आप कैपेबल हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कुछ आपको लोन टाइप की भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, कि जितना पैसा आप निकाल रहे हो, सॉरी, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, उससे ज्यादा भी आप कभी कभी यूज कर सकते हो। तो ये आपको एडिशनल लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस कार्ड के थ्रू। तो उस कार्ड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके डिटेल में जानेंगे, इसके क्लासिफिकेशंस भी जानेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल मैं एक फीडबैक दे रहा हूँ, एक गो थ्रू दे रहा हूँ पूरे बैंकिंग का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बैंक को जाना कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हम लोगों से, डिपॉजिटर से पैसा लेती है, और बड़े बड़े जो भी नीडी हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी कॉर्पोरेट है, उन्हें पैसा देती है। ठीक है, लोन के रूप में। तो और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है।
और मैं आप लोगों को बताऊं और कौन सी फैसिलिटी आप लोग जानते हो, देख रहे हो वहां पे, कि आप लोगों को एटीएम सर्विसेज देती है, जो कि आज के समय पे नॉर्मल है, हम सभी लोग जाते हैं एटीएम से पैसे निकालते हैं। दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, आप लोगों को सभी को पता है। अब एटीएम ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो एटीएम की फैसिलिटी भी वो हमें प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ लॉकर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपके कुछ बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत आपके जवाहरात हैं, आपके ज्वेलरीज हैं, उसे आप किसी सेफ जगह पे रखना चाहते हो, तो वो आपकी एक फैसिलिटी देती है, आपकी लॉकर की फैसिलिटी। वहां पे आप उस लॉकर में अपने सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आप बहुत सुरक्षित तरीके से रख सकते हो। और इवन मैं आप लोगों को लॉकर के बारे में बता देता हूँ कि लॉकर के बारे में, कि लॉकर में आप क्या रख रहे हो, इवन वहां के बैंक तक को नहीं पता होता है। ये होती है आपकी लॉकर की फैसिलिटी, और ये होती है आप लोगों की जो लॉकर की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर मनी लेंडर्स। देखिए, बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बैंक के जो तरीके होते हैं, बैंकों को लाया क्यों गया, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ। आप लोगों ने मदर इंडिया जैसी मूवीज देखी होंगी, पुरानी मूवीज, अगर आप लोग नहीं जानते हो उसके बारे में, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में बैंक जैसी कोई अगर चीजें अस्तित्व में थी, तो उस समय वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही केवल काम किया करती थी। वो क्या करती थी, जो भी गरीब तबका है या जिनके पास थोड़ा सा पैसा कम है, उनको बैंक कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया करती थी। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनको उनको नेशनलाइज करके ये बोला गया कि आपको ग्रामीणों के उत्थान के लिए भी, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना है, छोटे व्यापारियों को भी आपको फैसिलिटेट करना है। तो इसको एक नेशनलाइज किया गया, एक पूरा पार्टिकुलर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उन्हें डिफाइन किया गया और उन्हें बाध्य कर दिया गया, उन्हें बाउंड कर दिया गया कि आपको इस तरीके से ही आपको अपना काम करना है। तो एक पैरामीटर सेट कर दिया गया। और पहले के समय में क्या होता था कि जब छोटे गांव में जाइए या शहरों में भी ऐसा होता है, बेसिकली क्या होता है कि बैंक से ना लेकर के कभी कभी छोटे पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि बैंक की जो प्रक्रिया है लोन प्रोवाइड करने की, बैंक के जो प्रोसेस है लोन को देने का, वो काफी बड़ा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कुछ ऐसे लोगों से जाकर के पैसा ले लेते हैं जो कि उसका काम करते हैं, जैसे साहूकार हो गए, महाजन हो गए, ठीक है, ऐसे लोग हो गए, या सर्राफा व्यापारी हो गए, उन लोगों से हम लोग उधार ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है। उनका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो उनका 10 से 12% का एज यूजुअली मंथली इंटरेस्ट होता है उनका, जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, तो ऐसा होता है। तो वो जो लोग कहलाते थे, वो आपके कहलाते थे अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, वो आपके मनी लेंडर्स कहलाते थे। तो ऐसे में क्या होता था पहले के समय में, इन लोग इसका बहुत यूज करते थे, क्योंकि जब पैसों की जरूरत होती थी तो बैंक की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी, बैंक छोटे तबके को कभी लोन प्रोवाइड नहीं करती थी, तो वो क्या करते थे, वो भाग के जाते थे मनी लेंडर्स के पास, उनको, क्योंकि पहले के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है। और एक तो देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है और जो गरीब है, वो अगर किसी से पैसा ले रहा है तो वैसे भी जिसने उसको पैसा दिया है उससे डरेगा ही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जो मनी लेंडर होता था, जो पैसा देता था, उसको पढ़ाई लिखाई आती थी, और जो पैसा लेता था वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हुआ करता था, उसने अंगूठा लगा दिया, जहां पे उसने बोला वहां पे उसने अंगूठा लगा दिया, और चीजें, टर्म्स और कंडीशन सब जो लोन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बन गई। तो इसी तरीके से क्या होता था, धीरे धीरे उसके सारे जायदाद वगैरह हड़प लिए जाते थे, बहुत सी चीजें, उसे पैसा ना पे करने पे उसकी जमीन रख ली जाती थी, उसके गाय बैल जो भी हैं उसके घर में उसको ले लिया जाता था, अनाज जो उसने उगाया उसको वसूल कर लिया जाता था। तो वो सब किस बदले में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए, इन्हीं कमियों को देखते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बैंकों का फ्रेम किया गया। हमारे देश में जब आजादी हुई 1947 के बाद, तो उसके बाद उसको एक ऑर्गेनाइज वे में बनाया गया, और तब उसे कहा गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा इंक्लूड किया गया बैंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आप लोगों से कोई पूछेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो आप बोल सकते हो ये जो बैंक हैं और ये नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं, ये आपके एनबीएफसीज हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाया गया है, ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। और वो सेक्टर्स जिन पे कोई रूल अभी तक बनाया नहीं गया है, और ना उस पर कोई अभी तक कोई रूल फ्रेम हुआ है, वो आपके सभी सेक्टर जो होते हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर या मनी लेंडर्स कहलाते हैं, ठीक है।
तो अब जल्दी से हम लोग इसको पढ़ के खत्म करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्राइजेज ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। देखिए इंडिया में क्या है कि बैंक हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बना दिया गया और उसकी भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस किए गए, जैसे शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। देखिए शेड्यूल बैंक के बारे में मैं छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप कर देंगे, बाकी हम लोग और डिटेल्स में जब पढ़ेंगे। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में कुछ लिस्ट दी गई है, वो अगर वो सारी चीज फुलफिल कर ली जाती है तो वो जो बैंक होते हैं वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। और जो उसमें आपके सेकंड लिस्ट में शेड्यूल्ड नहीं कहलाते हैं, उसमें नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, वो आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। उन दोनों के मैं आप लोगों को वर्किंग कल्चर कैसा है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे आप लोग आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत। और शेड्यूल्ड बैंक इज दैट व्हिच हैज इंक्लूड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया 1934 एंड फुलफिल्स टू कंडीशन। देखिए शेड्यूल बैंक क्या है, जो सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 में हो, लिस्टेड हो, मतलब कि उसका नाम जो है, उसका जैसे नामकरण होता है हमारा, ठीक है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा आधार कार्ड बनता है, हमारी फैमिली में हमारा नाम लिखा जाता है कि ये हमारे फैमिली का मेंबर है। उसी तरीके से बैंक में भी उसका एक लिस्ट बनाई गई है जो कि आपकी सेकंड शेड्यूल है। उस सेकंड शेड्यूल में जो जो बैंक लिस्टेड हो जाते हैं, जिनका जिनका नाम उसमें लिख लिया जाता है, वो आपका शेड्यूल बैंक कहलाता है। और उसके नाम लिखने के साथ साथ वो आरबीआई एक्ट जो है 1934, उसमें नाम लिखने के साथ साथ दो कंडीशंस और होती है। उसका जो पेड अप कैपिटल है और रिजर्व, वो दोनों मिलाकर के 5 लाख होना चाहिए। ठीक, और इट इज अ कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट अ पार्टनरशिप और सिंगल ऑनर फर्म। और ये जो होना चाहिए, ये आपका कॉर्पोरेट मतलब ये कंपनी होनी चाहिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल अभी का मैं लेटेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। उत्कर्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले हुआ करती थी, अब वो उत्कर्ष कोऑपरेटिव बैंक हो चुकी है। इसका रीजन क्या हुआ, पहले वो कोऑपरेटिव थी, ठीक है, वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड थी, बाद में उसने अपना कुछ जो भी प्रोसीजर फॉलो किया उसको आगे बढ़ाया, आरबीआई के पास अपना लाइसेंस उसने बैंकिंग का ले लिया, अब उसे बोला जाता है उत्कर्ष क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म और सिंगल ओनरशिप फर्म, ये आपके सोल प्रोप्राइटर, मतलब इन दोनों के अलावा ये दोनों तो कभी भी आपके बैंक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्वामित्व होता है कुछ लिमिटेड लोगों का ही होता है। ठीक है, इसलिए ये आपके बैंक नहीं बन सकते हैं। बैंक कौन कौन बन सकता है, केवल कॉर्पोरेशन, मतलब जो कंपनी है, कंपनी में हमारे यहाँ दो डेफिनेशन चलती है, या तो कंपनीज एक्ट 1956 में वो रजिस्टर्ड हो, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और दूसरा सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी भी कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके अपना बैंकिंग का लाइसेंस ले सकती है। तो कंपनी और सोसाइटी ये दोनों आपका लाइसेंस ले सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म और सिंगल ओनर फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं, वो आपकी बैंक नहीं बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर नॉन शेड्यूल बैंक। और इसके अलावा ये जो कंडीशंस दी गई हैं, इसके अलावा जो भी इस सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका नाम इसमें नहीं अवेलेबल है, वो सभी बैंक आपके नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब शेड्यूल बैंक के भी अपने कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे हमारा एसबीआई है, ठीक है, और हमारा यूनियन बैंक हो गया, आपका पीएनबी हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे आप लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसे जनरल लैंग्वेज में आप लोग बोलते हो ना सरकारी बैंक, सरकारी बैंक में पैसा बहुत कम लगता है। ठीक है, उसमें आप लोग अपना अकाउंट ओपन करा लेते हो, मिनिमम बैलेंस जिसमें 500 रुपीज से आप अपना ओपन करा लेते हो। एसबीआई में इस समय 3000 रुपीज या उसके अलावा हो चुका है, एज पर जैसा भी कंडीशन आप फॉलो करते हो उसके बेसिस पे। तो क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों कहा जाता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है वो आपका 51% एंड अबव होता है, इसलिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाती है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम में अगर आप लोगों के सामने रखूं तो वो हो गए आपके आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और दूसरा मैं आपको एचडीएफसी बैंक, ये हमारे हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का रोल रेगुलेशन में होता है, बट इसमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत कम ही होता है। और ये आपका जो प्राइवेट कंपनी है उनका स्टेक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक हो गया, ठीक है, करूर वैश्य बैंक हो गया, साथ ही साथ आप एचडीएफसी बैंक देख लो, और ये सभी आपके प्राइवेट बैंक होते हैं। और इसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं और इनके मिनिमम बैलेंस के भी
आप लोगों की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, इसीलिए। लेकिन हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम लोग फैसिलिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की फैसिलिटी मच बेटर होती है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, बिकॉज वो अगर हमसे हाई पैसे मार्जिन के रूप में रख रहे हैं, मिनिमम बैलेंस हाई रख रहे हैं, तो उसी बेसिस पे वो हमें सर्विसेज भी फास्ट और फ्यूरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं रीजनल रूरल बैंक। कुछ ऐसे रूरल बैंक्स हैं जैसे कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया, इसी तरीके से ग्रामीण बैंक जो कि अर्बन एरियाज में, सॉरी, जो कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए, देखिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूको बैंक हो गया, तो ऐसा क्या होता है ना कि पहले के समय से और अभी तक में अभी भी गाँव का डेवलपमेंट या जो आपके रूरल एरियाज है उनका डेवलपमेंट पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, और जो भी बैंक है वो सभी आपके गाँव में जा करके अपना ब्रांच सभी जगह पे नहीं खोल सकते, तो वो क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड चीजों को ऑथराइज करके रूरल बैंक्स खोलने की अनुमति दे देते हैं, और उनकी शाखाएं वो आपके अर्बन बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना बिजनेस करती हैं और उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो वो आपकी जो कैटेगरी होती है, क्योंकि वो गांव में उनको गांव को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वो बैंक खोले गए हैं कि गांव के लोग भी बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ पाए, तो वो जो बैंक खोले जाते हैं वो आपके होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। और दूसरा आता है फॉरेन बैंक्स। देखिए, फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप लोगों के बीच कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं बताता हूँ। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बने भी इंडिया में हैं, ठीक है, और बिजनेस भी इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है, बट फॉरेन बैंक्स जो हैं वो बने इंडिया के बाहर हैं, लेकिन बिजनेस हमारे इंडिया में कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट हमारे इंडिया के बाहर बने हैं, लेकिन वो बिजनेस जो कर रहे हैं वो हमारे इंडिया में कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एचडीएफसी हमारे इंडिया में बनी है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक भी आपकी हमारे इंडिया में ही बनी है, इंडसइंड बैंक भी हमारे इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। लेकिन फॉरेन बैंक में एचएसबीसी बैंक, ये हमारा फॉरेन बैंक है क्योंकि ये फॉरेन में बना है और बिजनेस हमारे इंडिया में कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका फॉरेन में बना है लेकिन हमारे इंडिया में वर्क कर रहा है, हमारे इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक। तो ये हमारे जो बैंक होते हैं वो आपके फॉरेन बैंक होते हैं। और लास्ट हमारा आता है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिस्ट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी मैंने जैसे बताया कि उत्कर्ष अगर बैंक पहले ये नहीं था, पहले जो ये उत्कर्ष आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसने लगातार अपने बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस करता गया कई सालों तक, और अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह इसने प्रॉपर अप्लाई की आरबीआई के पास। फिर इसने आरबीआई से अपने बैंक की लाइसेंस प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद आज वो कहलाता है उत्कर्ष क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये आपका जो बैंक है ये कोऑपरेटिव बैंक के बाद, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद ये बैंक बना है, इसलिए इसका जो टर्मिनोलॉजी है ये हमेशा कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाएंगे। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स कई तरीके की होती हैं, आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बताएंगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताएंगे। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आल्सो फंक्शन इन द इंडियन बैंकिंग स्पेस इन द फॉर्म ऑफ लोकल एरिया बैंक। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सभी जगह पे बैंक आज भी नहीं पहुंच पाई है, हर जगह पे हर जिले में बहुत से छोटे छोटे ऐसे गांव है जहाँ पे बैंक पहुंच नहीं पाए, तो ऐसी कंडीशन में कुछ छोटे बैंक्स होते हैं उस लोकल एरिया में अपने बिजनेस को करने के लिए और उस फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए उनको ओपन करा दिया जाता है, वो आपके एफिलिएटेड होते हैं अदर बैंक से, ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स का जो होता है वो एक जिले से दूसरे जिले तक, मतलब मुश्किल से आप ये मानो कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक, मैक्सिमम 3 सिटीज तक ये आपके बिलोंग करते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे पंजाब में है, राजस्थान में है, बहुत जगह पे ये बैंक्स आपके पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये आपके लिस्टेड नहीं है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, इसीलिए इन्हें नॉन शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे लोकल एरिया बैंक्स भी कहा जाता है। और जैसे भी आप जहां पे जाओगे भटिंडा लोकल एरिया बैंक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, राजस्थान का लोकल एरिया बैंक्स मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोकल एरिया बैंक्स आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जांपल में मिल जाएंगे। लोकल एरिया बैंक्स आर बैंक दैट आर set up under the scheme announced by the government of India 1996 for the establishment of new private banks of a local nature with jurisdiction over a maximum of 3 continuous district. लोकल एरिया बैंक्स एड इन द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब सिंपल से ये है कि 1996 में गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद ये बैंक्स बनना शुरू हो गए, और इनका प्राइवेट जो इनका जो मोटिव था, इनका जो फर्स्ट मोटिव था, वो जो फंड का मोबिलाइजेशन है उसको मेंटेन करने के लिए लिया गया था, ठीक है। और ये आपके मैक्सिमम 3 कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 जिलों तक ये अपना बिजनेस इनहेंस कर सकते हैं, उससे आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं, इतनी परमिशन इनको दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन शेड्यूल बैंक। अब दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने पहले ही बोला जो साहूकार है, महाजन है,
ठीक है, ये सभी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें इनके ट्रैप में कभी फंसना नहीं चाहिए। अगर हम लोग फंस गए इनके ट्रैप में तो बहुत हैवी नुकसान हो जाता है हम लोगों को और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल इन सभी चीजों के ड्रॉबैक्स होने की वजह से ही बैंक्स को लाया गया और इन सभी की चीजों को होने की वजह से ही बैंक की लोन की फैसिलिटीज है उसको इजी किया गया ताकि लोगों को मिल सके। और इस तरीके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो लोग हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनसे लोग मेंटली हरास ना हो और वो बैंक के साथ आकर के अपना बिजनेस करें, बैंक में आकर के अपना लोन लें, ताकि अगर वो लोन को पे ना कर पाए ऐसी कंडीशन में उन्हें लोन माफी की भी रिक्वेस्ट मिल सकती है। तो ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमियों की वजह से बैंक को बनाया गया था। तो बैंक आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। बैंकिंग नीड्स ऑफ द फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन इज द कैटर टू बाई अदर unorganized entities distinct from banks such as money lender, power brokers and indigenous bankers। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ये भी फाइनेंशियल चीजों में इंक्लूडेड रहता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने है, मनी लेंडर, पाउंड ब्रोकर्स एंड इंडिजिनियस बैंकर्स। द इकोनॉमी ऑफ वन हैंड परफॉर्म थ्रू ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अदर हैंड इन रूरल एरियाज देयर इज continuance of unorganized, informal, and indigenous sector. The unorganized money market mostly finances short-term financial needs of farmers and small businessmen। अब देखिए, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि लोग बैंक से जाकर के ही लोन क्यों नहीं लेते, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन क्यों ले लेते हैं। देखिए, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं आज भी, जैसे अगर फॉर्मेलिटीज कम भी कर दी गई हैं तो लेकिन तब भी आप ये मानिए कि बैंक की फॉर्मेलिटीज हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और वो डॉक्यूमेंटेशन आज के समय पे भी जो विलेज में रह रहा है, जिसको ठीक से जो इंसान ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत टफ लगती है और वो चीजें कर नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में उसे सबसे आसान रास्ता लगता है इस तरीके के जो पॉन ब्रोकर्स हैं, इस तरीके के मनी लेंडर्स हैं, उनसे पैसा लेना। और उनसे जब ये पैसा ले लेते हैं तो वो फिर उसको उनको उनके बताए गए जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये हमारा आज का ड्रॉबैक है, लेकिन ये है तो ये इसको दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी खैर हम लोग नहीं जाते हैं सिचुएशंस के बारे में, नहीं जाते हैं, हम लोग उसी पे बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, रीजंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग डील क्यों करते हैं, मजबूरी होती है तो करना पड़ता है। तो ये हमारा रहा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर का, और उसी में हम लोगों ने शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं एनबीएफसी। देखिए एनबीएफसी क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करती हैं? ये आरबीआई से परमिशन ले लेती हैं लेकिन बैंक का लाइसेंस नहीं लेती हैं। ये बिजनेस करती हैं, सभी बिजनेस करती हैं, जैसे लोन देने का भी काम करती हैं, ठीक है, एडवांसेस भी लेती हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स भी करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, बॉन्ड्स करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एनबीएफसी में बता सकता हूँ, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी एक एनबीएफसी है। होम क्रेडिट, ये भी एनबीएफसी है। आप लोग मोबाइल अपना बाई कर लेते हो, ठीक है, आप ब्याज पे थोड़ा इंटरेस्ट पे आप अपने आप अपना मोबाइल सेल फोन बाई कर लेते हो, टीवी बाई कर लेते हो, फ्रिज बाई कर लेते हो, वॉशिंग मशीन बाई कर लेते हो, अपनी जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो आइटम्स है वो आप बाई कर लेते हो। वो सभी किसकी फैसिलिटीज से? आप एनबीएफसी के फैसिलिटीज से। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बाद आपके और भी चीजें हैं वो आपके एग्जांपल्स में आएंगी। ठीक है, होम क्रेडिट हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, ये सभी आपके एनबीएफसी से। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। बैंकिंग का ये पहला सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे इसी तरीके से थोड़ा स्लो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे पहले आप लोगों को बैंकिंग में अगर आप नए हो तो चीजें आप लोगों को धीरे धीरे आपके माइंड में रिटेन करनी है, और उसके बाद जब हम लोग 10-15 लेक्चर जैसे के कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट मूवमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ।